इस बार सच में मुश्किलें खड़ी हो गई। एक पेशेवर ओझा खुद एक प्रेत के चपेट में आ गया। वो कोने में बैठा आईने में देखकर बेवजह मुस्कुरा रहा था। उस ओझा वाली रौनक कहीं गायब हो गई थी। आखिर ऐसा कौन सा प्रेत था जो इतना शक्तिशाली था? इसकी शुरुआत उस पुरानी प्रेतबाधित हवेली से हुई जिसे पहले साफ किया गया था। अजय ने हालांकि घर देखने आए ग्राहक के बच्चे को बचा लिया था, लेकिन पूरी प्रक्रिया किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी। थोड़ी ही देर में तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। खासकर किसी ने यह खुलासा कर दिया कि इस घर में कुछ सालों में 3 हत्याएं हुई हैं और तीनों ने उसी खिड़की से कूदकर जान दी थी। मकान मालकिन की पत्नी ब्रोकर के ऑफिस में हंगामा करने आ गई। अब उसका घर न तो किराए पर जा रहा था और न ही बिक रहा था। उसने शियो बॉस से ही इसकी जिम्मेदारी लेने को कहा। थोड़ी ही देर में ओझा मुंह वहां आ गई। उसने पहले ही घर के प्रेत को भगा दिया था। वो सोच रही थी कि ऐसा फिर कैसे हो सकता है। मकान मालकिन की पत्नी ने मुंह को इतना युवा देखकर उसे सीधे तांत्रिक बता दिया। शियो बॉस ने बीच बचाव किया। कुछ हद तक लाचार होकर उसने मुंह से माफी मांगने को कहा, लेकिन मुंह का स्वभाव भी बहुत जिद्दी था। उसे यकीन था कि घर के सारे प्रेत भगा दिए गए हैं। फिर भी वहां मौजूद किसी ने भी उसके पक्ष में बात नहीं की। लड़की के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। माहौल भारी हो गया और वो वहां से चली गई। कोई आश्चर्य नहीं कि मोह की भावनाएं इतनी उफान पर थीं। दरअसल 1 घंटे पहले ही उसने हिम्मत करके एक स्कूल रीयूनियन में हिस्सा लिया था और वहां उसने गलती से अपने पुराने सहपाठियों को अपने बारे में ताने मारते सुन लिया था। पहले तो उसे सच्चा निमंत्रण मिला था। पुरानी दोस्ती निभाने के इरादे से उसने हिम्मत करके उसमें हिस्सा लिया था। बेचारी मोह, पहले तो सहपाठियों ने उसे धोखा दिया और अब उसके साथ काम करने वाले उसे दोष दे रहे थे। उसने अनमने ढंग से बैग में रखा कॉस्मेटिक बॉक्स निकाल लिया जो उस प्रेतवादित हवेली के पिछले किराएदार का रह गया था। मोह उसे वापस रखना चाहती थी, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया और उसने उसका ढक्कन खोल दिया। आईने में देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने स्कूल के दिनों में वापस आ गई हो। सहपाठियों ने अपना वो उदासीन रवैया बदल दिया और सब मोह को घेरकर छत की ओर ले गए। बी पोप ने पूरी रात मोह से संपर्क नहीं किया। उन्होंने उसके लिए एक कुंडली बनाई जो बेहद अशुभ संकेत दे रही थी। तभी बड़ी दीदी सेजी का भी फोन आया। उन्होंने बताया कि मोह किसी बहुत बुरी चीज के चपेट में आ गई है। बी पोप जल्दी से बाहर निकलने को तैयार हुईं, तभी दरवाजे पर उनकी मुलाकात यी शेंग प्रॉपर्टी के सहकर्मियों से हुई। वे भी मोह को गायब पाकर परेशान थे। उसे फोन और मैसेज कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। खासकर अजय को बहुत पछतावा हो रहा था कि जब मकान मालकिन मोह से इतने बुरे शब्द कह रही थी तब उसने उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार मोह ने यी शेंग प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ किया था। बी पोप ने इसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि खुद को दोष मत दो। असल में मोह एक बहुत शक्तिशाली प्रेत के चपेट में है। ऐसी आत्माओं को किसी खास चीज से गहरा लगाव होता है और वे अपनी ये चाहत उस चीज पर थोप देती हैं। इस संकट को दूर करने के लिए प्रेत की इस चाहत की जड़ को खोजना होगा और फिर उसी प्रेतवाधित हवेली में जाकर उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। आखिरी बात सुनकर शियो बॉस माथे पर हाथ मारकर रह गया, क्योंकि वो हवेली तो बिक चुकी थी। उसके पास चाबी नहीं थी, अंदर जाना नामुमकिन था। उसे एक दूसरे ब्रोकर ने खरीदा था जो लंबे समय से उनका प्रतिस्पर्धी था। उस प्रेतवादित हवेली की खबर सबको पता चल गई थी, इसलिए मकान मालिक ने उसे बहुत कम दाम में बेच दिया था। लेकिन अजय और बाकियों ने हार नहीं मानी। कारोबार के नुकसान को एक तरफ रखते हुए वे किसी भी तरह पहले मोह को बचाना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। सब लोग अलग अलग दिशाओं में रवाना हो गए। हर तरह से मोह की तलाश शुरू कर दी। ली जिंग और अजय मकान मालिक के पास पहुंचे, उस हवेली की चाबी कुछ देर के लिए मांगने के लिए। लेकिन अब मकान मालिक का यी शेंग प्रॉपर्टी से बहुत नाराज था और उसे घर बेचने के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए जल्दी थी। वो कैसे चाबी दे देता? अजय दोनों उससे मिन्नतें कर रहे थे। तभी मकान मालिक ने अचानक अपना नया घर बेचने वाले ब्रोकर को देखा। उसके चेहरे का भाव एकदम स्थिर हो गया, क्योंकि उस ब्रोकर के पीछे एक भयानक आत्मा खड़ी थी। असल में बी पोप की बड़ी दीदी सेजी ने हस्तक्षेप किया था। उसने एक छोटा सा जादू किया और मकान मालिक से उस प्रेतवाधित हवेली की चाबी ले ली। यहाँ अजय को भी जल्द ही एक भेद पता चल गया। उसकी बहन शाओमी फालतू सीरियल देखती रहती थी। उसने गलती से देखा कि वीडियो में दिखने वाला बच्चा तो एक छोटा मोटा अभिनेता यानी एक्स्ट्रा था। अजय को तुरंत समझ में आ गया कि जो कुछ भी हुआ वो प्रतिस्पर्धियों द्वारा रची गई एक साजिश थी। तभी समझ में आया कि जो खरीदार आया था वो अंदर आते ही फोन से चारों तरफ वीडियो क्यों बना रहा था। लेकिन बात अलग थी। गायब हुई मोह अब तक नहीं मिली थी। उधर श्योर बॉस को एक अहम व्यक्ति मिल गया। वो अपने युवा दिनों में खुद भी प्रॉपर्टी ब्रोकर था और उसे उस प्रेतवाधित हवेली के बारे में कुछ पता था। वो आदमी पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया कि घर के पहले मालिक का नाम अलान था। जब वो यहाँ नई नई ब्याह कराई थी तो हर कोई उससे ईर्ष्या करता था कि उसे इतना अच्छा पति मिला। लेकिन ये आदमी बाहर से बड़ा भला सा लगता था, अंदर से वो शराबी और पत्नी पर हाथ उठाने वाला निकला।
अलान रोज रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती थी। वो बस अपने पिता द्वारा दी गई किताब और उस डिब्बे से लिपटी रहती थी। उसके पति ने उससे वो डिब्बा छीनना चाहा तो अलान ने पूरी ताकत से विरोध किया। आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अलान के चेहरे पर शराब छिड़क दी और फिर सिगरेट से आग लगा दी। अलान की चीखों पुकार से दिल दहल गया। पति के बेतहाशा हंसने के बीच ही वो गलती से खिड़की से नीचे गिर गई। उस दिन के बाद वो घर पूरी तरह से प्रेतबाधित हो गया। बीच में कई बार किराएदार आए, लेकिन लगभग हर बार किसी न किसी दुखांत के साथ ही बात खत्म हुई। उस ब्रोकर ने पहले भी इस बारे में पूछताछ की थी। उसे पता चला कि अलान का पति भी कुछ ही दिनों बाद मर गया और उसकी समाधि अस्थि कलश अलान के बगल में ही है। कई बार अलान के पिता अपनी बेटी की राख ले जाना चाहते थे, लेकिन पति के परिवार वालों ने हर बार मना कर दिया। अब सारा भेद खुल गया था। सब लोग अलग अलग काम पर निकल गए। अजय और बी पोप के पास चाबी आ गई थी। वे मुंह की तलाश में उस प्रेतबाधित हवेली में जाने के लिए तैयार हुए। श्योर बॉस, यहाँ शायद बॉस या कोई और ली जिंग अलान के पिता से मिलने गए, उन्हें समझाने कि वो अपने बेटी को घर ले जाए। योंगरेन और मेंटू चुपके से कब्रिस्तान गए अलान की राख लेने के लिए। शुरू में सब ठीक चल रहा था। योंगरेन ने जल्दी से अलान की समाधि को ढूंढ ली, लेकिन राख बदलते ही अचानक हॉल की लाइटें जल गईं। पता चला एक गार्ड आ गया था चेक करने। योंगरेन के पकड़े जाने वाला था कि तभी बाहर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। मिंटू ने जानबूझकर खुद को एक विजिटर बनाकर गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। योंगरेन ने मौका पाकर चुपके से सामने के दरवाजे से निकल लिया। दोनों ने किसी तरह खैरियत से अपना काम पूरा कर लिया। बस उन्हें ये नहीं पता था कि उस वक्त मो उसी प्रेतबाधित हवेली की खिड़की पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आसपास उसके सहपाठियों की आवाजें उसे उकसा रही थीं। मो का शरीर अनजाने में आगे की ओर झुक गया। नाजुक वक्त पर अजय दौड़ कर आया और उसे जोर से पकड़ लिया, लेकिन उस वक्त मुंह पर प्रेत सवार था। उससे सामान्य बातचीत की उम्मीद बेकार थी। वो किसी को देखते ही गुस्से से देखती। उसने बी पोप को धक्का दे दिया और जमीन पर पड़ी एक कैंची उठा ली। वो उसे खुद पर चलाने ही वाली थी कि अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। बी पोप ने मौका देखकर तुरंत आगे बढ़कर अपना नाम पुकारा। सालों पहले मो को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। अपराध बोध की इस भावना ने मो को तुरंत होश में ला दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस कॉस्मेटिक बॉक्स पर पड़ी, वो फिर से प्रेत के वश में हो गई। बी पोप ने अजय को जोर से आवाज देकर कहा कि मुंह को जबरदस्ती मंत्र जल पिलाए, लेकिन अजय के दोनों हाथ मुंह को रोकने में व्यस्त थे। ऐसे में उसने मुंह से मुंह मिलाकर मंत्र जल पिलाने का फैसला किया। अगले ही पल मुंह की आंखों में होश आया। वो झुककर जोर से काला पानी उगलने लगी। शरीर पर सवार प्रेत तो बाहर निकल आया, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो फिर से हमला करने वाला था। तभी श्योर बॉस अलान के पिता के साथ अंदर आया। बुजुर्ग पिता को अपनी बेटी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो बार बार बोल रहा था, मेरे साथ घर चल। प्रेत के विकृत चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत होने लगे। असल में अलान की अंतिम इच्छा अपने पिता के पास लौट जाने की थी। जब राख और वो दहेज का डिब्बा पिता के हाथों में आया तो अलान के मन में सालों से जमा गुस्सा एकदम से खत्म हो गया। उसने मुंह को धन्यवाद कहा और फिर वहीं गायब हो गई। अपने लिए इतने लोगों को भागते दौड़ते देखकर मुंह के आंसू छलक पड़े। वो बचपन से दूसरों के ताने सुनती आई थी, इसलिए उसे मिले इस अपनेपन की वो बहुत कद्र करती थी। खासकर अजय ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस बात ने उसके दिल को छू लिया। क्या यही उसका भाग्य या कर्म का लेखा जोखा था? इस घटना से अजय को एक और राज पता चला। असल में बी पॉप मो की दादी या नानी नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। लेकिन मो की जान बचाने के लिए उन्हें ये रूप धारण करना पड़ा था। सबको लगा कि प्रेतवादित हवेली का मामला शांत हो गया, लेकिन अनजाने में एक और मुसीबत खड़ी हो गई। प्रेतवादित हवेली बेचने वाली दुकान की ली जिंग को कई दिनों से ऑफिस नहीं आया था। फोन भी नहीं उठा रही थी। अजय उसे ढूंढने उसके घर गया, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ ली जिंग नहीं बल्कि जियान मैंगटिंग रहती है। अजय और भी हैरान हो गया। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा। लिफ्ट में उसकी मुलाकात ली जिंग से हुई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ली जिंग ने उसे पहचाना तक नहीं। अजय समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो दौड़कर ऑफिस गया और शो बॉस को सारी बात बताई। शो बॉस ने तुरंत ली जिंग की नियुक्ति से जुड़े कागज निकाले। उन पर साफ साफ जियान मैंगटिंग लिखा था। पहले ली जिंग ने यही कहा था कि उसने अपना नाम बदल लिया है और पहचान पत्र अभी बदलवाना बाकी है। सच्चाई जानने के लिए अजय फिर से उसके घर गया, लेकिन इस बार ली जिंग ने उसे पीछा करने वाला समझकर बाहर ही रोक दिया। अजय कुछ और समझाने ही वाला था कि उसने देखा मो अंदर से बाहर आ रही है। अब तो अजय सचमुच हैरान रह गया। वो मो के हाथों दरवाजे के बाहर धकेल दिया गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर मो ने सबको सच्चाई बताई। 2 हफ्ते पहले ली जिंग उसे योगा क्लास ले गई थी। वहीं अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी और उसका सिर जमीन पर जा लगा।
उसके बाद जब उसे होश आया तो वो किसी और जैसी हो गई थी, यहाँ तक कि मो को भी नहीं पहचान पाई। मो को तुरंत लग गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जानबूझकर ली जिंग की बाह पकड़ी तो पाया कि उसकी जीवनी शक्ति यांग ऊर्जा बहुत कम हो गई है। साफ है कि कोई बुरी आत्मा उससे चिपकी हुई है। अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। ली जिंग ने मुंह से तो कहा कि उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन मन ही मन वो सोच में पड़ गई। हाल ही में वो अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी। सोते वक्त भी उसे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होती थी, जैसे लगातार कई दिनों से सोई ही ना हो। और भी अजीब बातें हो रही थीं। ली जिंग ने देखा कि फ्रिज में अचानक वो दूध आ गया है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अलमारी में कुछ अनजानी सी साड़ियां रखी हैं। उसने तुरंत लिविंग रूम में लगे कैमरे का फुटेज निकलवाया और जो देखा उससे वो सहम गई। जब भी वो सोती है उसके शरीर पर कोई और काबू पा लेता है, अजीब सा मेकअप करता है और फ्रिज से दूध पीता है। बहुत सोचने के बाद ली जिंग ने खुद ही मो से मदद मांगी, लेकिन इसका कोई आसान उपाय मो के पास भी नहीं था। वो बस समय समय पर ली जिंग के पास रह सकती थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो आत्मा जो ली जिंग के शरीर में समाई थी फिर कभी नहीं दिखी। सब हैरान थे कि पहले ली जिंग की इस हालत पर किसी का ध्यान कैसे नहीं गया। मो ने बताया कि उसकी दिव्य दृष्टि 24 घंटे नहीं चलती, और फिर वो आत्मा जो ली जिंग के शरीर में है उसका कोई बुरा इरादा नहीं लगता, इसलिए उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। सब ये सोचने लगे कि आखिर ये आत्मा अभी भी इस दुनिया में क्यों है। मो ने कहा, इसका कोई अधूरा काम जरूर है। अजय को अचानक याद आया कि ली जिंग ने एक बार बताया था कि उसकी एक बहन थी जो मर गई। मो ने इस बात को एकदम खारिज कर दिया, क्योंकि ली जिंग की कोई बहन ही नहीं है, बल्कि जो मरी वो खुद ली जिंग ही थी। उसने इंटरनेट पर जानकारी ढूंढी, पता चला कि असली ली जिंग 13 साल पहले गायब हो गई थी। उस वक्त वो हाल ही में पढ़ाई खत्म करके एक बीमा एजेंट थी। एक गाड़ी कबाड़ खाने में करार करने गई तो वहां के मालिक ने उसे अपनी नजरों में कैद कर लिया और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। ली जिंग की बड़ी बहन को शक था कि ये उसी कबाड़ खाने के मालिक का काम है, लेकिन पुलिस ने सालों तक जांच की, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। ली जिंग का शव भी नहीं मिला, इसलिए मामला दर्ज नहीं हो सका। वान यू, यहाँ शायद कोई पुलिस अधिकारी, ने थाने से उस गुमशुदगी से जुड़े पुराने कागज निकाले। उनमें एक तस्वीर अजय को बहुत जानी पहचानी लगी। वो उस कबाड़ खाने में जा चुका था और वहीं पर एक बार गिर भी गया था। उस वक्त उसे वहां कुछ अजीब सा लगा था। अब लगता है जियान मैंगटिंग के शरीर पर जो आत्मा सवार है वो असल में ली जिंग की आत्मा है। ऊपर दिए गए विवरण में प्रेतवादित हवेली बेचने वाली दुकान के 5वें और 6ठे एपिसोड की कहानी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।